जर्नी तो नहीं बोल सकता, अपन एंड डाउन। तो इस जर्नी में अप्स डाउन दोनों टाइप के थे, कुछ लर्निंग्स भी मिली, लाइफ लॉन्ग जर्नी की लर्निंग्स है इसमें तो पूरी की पूरी। जैसे कि बहुत टाइम ऐसा हुआ था कि वो डिप्रेशन वाला इश्यू भी आया था, कि कभी कभी लगता था कि ऑप्शनल चेंज करना है, कभी कभी कहाँ आ गए, पहले का जॉब ठीक ठाक था। लेकिन मैं तो अपने आप को बोलता हूँ, बाकी लोग भी जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो एक ही बात बोलता हूँ कि अपना वाई स्ट्रॉन्ग रखिए। आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? जब वाई स्ट्रॉन्ग होता है तो ये सब चीजें मैनेज हो जाती है। तो ये क्या, जो ये लर्निंग्स 5 साल में हुई ना, ये एकेडमिक लर्निंग्स ही नहीं होती है, पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, आपको कैसे बिहेव करना है, फ्रेंड्स से कैसे रखना है, ये सब लर्निंग है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, जर्नी आगे से होगा। जैसे कि वो एस्पेरेंट्स सीरीज में बताया कि आई ट्रेनिंग लवाशना में जाने के बाद नहीं होती, उसकी ट्रेनिंग यहाँ प्रिपरेशन करने के टाइम से ही हो जाती है। तो लर्निंग्स तो काफी मिली। तो लाइक एक माइंडसेट की बात करें तो आपका क्या माइंडसेट रहा था कि जैसे अपन लोग आते तो कोशिश ये रहती है कि 1-2 अटेम्प्ट में निकल के चलते हैं, लेकिन अगर 6 अटेम्प्ट तक जाना पड़ रहा है तो एक माइंडसेट क्या रखा था आपने, और क्या ये रखना चाहिए तो बिगनर किसी को? वही अपना गोल क्लियरिटी होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला, अपना जो कुछ भी काम करने से पहले अपन को उसका वाई होता है ना, एक बुक भी है स्टार्ट विद वाई, कि कोई भी काम करने से पहले वाई स्टार्ट करो, क्यों कर रहा हूं मैं ये काम। अगर वो क्लियर है आप क्यों कर रहे हो, तो आपको परसिस्टेंस भी आ जाएगा, कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी, और कितने साल तक भी आप रह पाओगे। इवन आप अगर जॉब लेना पड़ रहा है तो जॉब के साथ भी प्रिपेयर कर पाओगे, अगर आपको वाई क्यों वो स्ट्रांग है। और अपना क्यों कर रहा हूँ, ये अपना अपना इंडिविजुअल होता है, हर आदमी का अपना मोटिवेशन अलग होता है, उसको यूपीएससी क्यों करना है। तो आपका अगर जितना क्यों स्ट्रांग है, तो आपको पढ़ने का भी आएगा, कि आपको अगर 10 घंटे पढ़ना है तो बैठने की कैपेसिटी भी बिल्डअप होगी, अगर आपका क्यों स्ट्रांग है। तो क्यों बहुत वेरिड हो सकता है आपका। ऐसा हो सकता है कि आप, मैं तो ऐसे बोलता हूँ, जैसे मैं भी बताऊँ कि अपना जो क्यों होता है किसी को बताइए मत, अपना क्यों करना है यूपीएससी वो अपने पर्सनल रखिए। क्योंकि कभी कभी होता है कि बताने पे चीजें डाइल्यूट हो जाती है, कि कोई ट्रिवियल सा रीजन हो सकता है यूपीएससी करने का, हो सकता है कि अपने पेरेंट्स को कुछ फैसिलिटीज देना है, किसी को होता है कि अच्छी जॉब करना है, किसी को होता है कि एक्चुअल में सर्विस करनी है सोसाइटी, कुछ का हो सकता है। तो वो अपना अपने पास रखिए और उसी को ड्रीम रहिए। और जब यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसको उठने से लेकर सोने तक बस यूपीएससी ही दिमाग में रहना चाहिए। तो वो आदमी को वो मोटिवेट करता है कि अगर 1 साल में भी हो सकता है तो भी देंगे, और 6 साल में होगा तो भी देंगे, और बस करना है। एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर यूज लेना है। So moving to the whole journey, so according to you, looking into the uncertainty of this exam, is it necessary to have any plan B? So one can entirely devote for those 6-7 attempts. नहीं नहीं, प्लान बी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई जस्ट कॉलेज के बाद आ जाता है, तो उसकी एज मान लीजिए कि 23-24 से लेके या फिर 26 या 27 तक मैक्सिमम। अगर आपकी 26 और 27 एज है और आपके पास प्लान बी नहीं है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन आपकी 27+ एज हो गई है तो, और अटेम्प्ट्स भी कम बचे हैं, तो प्लान बी होना एक जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं देता, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देता है। मैं अपना बता देता हूँ कि जैसे मेरे पास, मैं जब जॉब छोड़ के आया था तो मेरा प्लान भी था कि मेरे को कोडिंग में जाना है। एक्चुअली मेरे को वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉइड मैंने सब कुछ सीख रखा था, तो मेरा था कोडिंग में चला जाऊंगा, ऐप वगैरह डेवलप करके। लेकिन क्या होता है कि मैंने बोला कि सिंगल माइंडेडली मैं पिछले 5 साल से यूपीएससी ही कर रहा था, तो मेरा कोडिंग वगैरह सब टूट गया था। काफी चेंजेस हो जाते हैं, नए फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, नई लैंग्वेज आ जाती है। जैसे कि मैं जावा से सीख के आया था और अभी कोटलिन चल रही है। तो इवन लास्ट ईयर जब मेरा पास कोई जॉब नहीं था तो मैं इंटरव्यू देने लग गया था प्राइवेट कंपनीज में, तो उनका एक ही इशू था कि सर अभी आप जावा में हो, भी कोटलिन ट्रेंड में चल रही है, आपको कोटलिन सीखना पड़ेगा। तो मेरा प्लान भी रहा ही नहीं, तो उससे क्या मेरे को बहुत स्ट्रेस रहता था। इवन लास्ट ईयर जो इंटरव्यू में मैं काफी डरा हुआ था, लास्ट ईयर मेंस में काफी डरा हुआ था कि नहीं होगा तो क्या होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, जॉब छोड़े हुए 4-5 साल हो गई, प्राइवेट में जाएंगे तो भी इतना बहुत टाइम लगेगा। तो उससे क्या मैं थोड़ा डरा हुआ था ना, उससे मेरा मेंस भी ठीक नहीं गया और इंटरव्यू तो बहुत ही बेकार गया था लास्ट ईयर मेरा। पर इस बार क्या हुआ कि बाय लक मेंस के जस्ट 6 दिन रिजल्ट आया था, लास्ट ईयर वाला जो रिजर्व लिस्ट वाला रिजल्ट आता सेकंड, वो 6 दिन क्या ही से मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मेरा मेंस बहुत अच्छा गया, मैंने हर चीज में इंप्रूव किया है। मेरे इस बार जीएस में मोर देन 50 मार्क्स का इंप्रूवमेंट है, जीएस
बाकी में तो इम्प्रूव है, ऑप्शनल में इम्प्रूव है, बस ऐसे में कम हुआ है। तो उससे वो कॉन्फिडेंस मेरे 6 दिन का ही रिजल्ट का टाइम था और एग्जाम के बीच में 6 दिन, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ कि मेरा मार्क्स में काफी इंप्रूवमेंट हुआ। और वही सेम थिंग इज गोज विद इंटरव्यू, इंटरव्यू में ज्यादा कॉन्फिडेंस से दिया था। तो ये क्या एक साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट आता है प्लान बी का। अगर आपकी एज ज्यादा है और आपके पास इश्यूज है तो प्लान बी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्लान बी कैसे डिसाइड करें तो वो आप पे डिपेंड करता है कि हो सकता है कि आपने 3 4 साल 5 साल दे दिया, तो आपका अगर ये यूपीएससी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप हो सकता है कि थोड़ा टाइम पार्ट टाइम कर सकते हैं किसी कोचिंग के लिए का। जैसे मैंने भी एक कोचिंग के लिए लास्ट ईयर किया था, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सेट करना। तो उसमें मेरे को ज्यादा टाइम नहीं देना, मैं 2 3 घंटे मैक्सिमम देता था। तो उसे मतलब ठीक ठाक मंथली खर्चा चल जाता था, इतना काम किया था मैंने उसमें। वो कर सकते हो, वो थोड़ा पार्ट टाइम के लिए होता है। तो उससे क्या होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट आता है, उससे साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं आता क्योंकि अपन का पार्ट टाइम। अगर परमानेंट चाहिए तो आप अगर आपका वही है कि कोचिंग इंडस्ट्री में जाना तो उसमें टीचिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट में जाना तो थोड़ा थोड़ा एक एक घंटा स्किल के लिए दे सकते हैं, जो अगर प्राइवेट में इंटरव्यू देने में काम आएगा। जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं आप, उस सेक्टर में आप थोड़ा 1 2 घंटा दे सकते हो रिफ्रेश करने के लिए। ये बाय द ये एग्जाम के पास में ना हो, प्रीलिम्स हो तो उसके 1 1.5 महीने पहले सब कुछ छोड़ देना है, और मेंस और प्री के बीच में तो लगभग छोड़ ही देना है। ये प्लान बी पे काम नहीं करना, तब होने डेडिकेशन उसी पे होना चाहिए। ये होता है जब मेंस दे चुके हो और इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया और प्री भी काफी दूर है, उस टाइम पे काम करना बेटर रहता है प्लान बी पे। तो ये है कि प्लान बी जरूर, लेकिन हाँ अगर आपका एज कम, मैं तो एज पे और फाइनेंशियल दो फैक्टर मानता हूँ, एज और फाइनेंशियल इश्यूज वो है तो प्लान बी इम्पोर्टेंट। Okay. So, Rajesh, like around 300 days are left for the 2023 CSC. So, any comprehensive strategy or timeline you want to suggest for the beginners? फॉर 23rd प्रीलिम्स ना, 2023 मतलब CSC, उसमें प्रीलिम्स और मेंस बोथ दोनों तो strategy. प्रीलिम्स के लिए तो अभी अभी टाइम है काफी। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी दिसंबर तक तो नेक्स्ट प्रिपरेशन सही जाएगी, प्री और मेंस दोनों का। उसके बाद में अगर फर्स्ट टाइमर से, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो गया और काफी टफ जॉब हो गया उसको करना भी। तो फर्स्ट टाइमर्स तो प्रीलिम्स का शायद दिसंबर जनवरी एंड से ही कर देना चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में प्रीलिम्स क्लियर हो गई ना तो आगे क्लियर करने में इजी हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, वो आ जाता है, स्मूथनेस आ जाती है उसमें कि अपन हाँ कॉन्फिडेंस है कि फर्स्ट टाइम प्री कर लिया तो नेक्स्ट टाइम वो बिल्डअप हो जाता है। लेकिन जब तक प्री नहीं निकलता तब तक आदमी मेंस की भी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाता। तो प्रीलिम्स जरूरी है खासतौर फर्स्ट टाइमर्स के लिए। अगर मैं तो बोलना चाहूंगी अभी दिसंबर तक मिक्स्ड प्रिपरेशन कीजिए, जनवरी से या जनवरी एंड से ओनली प्रीलिम्स का ही कीजिए। और प्रीलिम्स का भी पढ़ने का वही है कि टेस्ट सीरीज को इनकॉर्पोरेट करके पढ़ेगा कि, और टेस्ट सीरीज को कैसे यूज लेते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। प्रीलिम्स का फर्स्ट टाइमर्स को बहुत सारे टेस्ट देना है, टेस्ट ओनली स्कोरिंग के लिए नहीं देना है कि ज्यादा मार्क्स देना, टेस्ट देना ओनली रिकॉल वैल्यू बढ़ाने। और बहुत लोग करते हैं लेकिन मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता कि टेस्ट क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद उसी टॉपिक पे टेस्ट देते हैं तो उससे क्या मार्क्स ज्यादा, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ जो पढ़ रहे हैं और जो टेस्ट दे रहे हैं प्रीलिम्स का उसमें कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। टेस्ट लाए हैं, हेलो Guys, please put your somebody mind. having issue with audio? ओके, तो वही बता रहा था कि प्रीलिम्स का पेपर कैसे देना है कि अगर आपने दिसंबर तक तो पढ़ ही लिया होगा तो बेसिक्स सारा कवर हो ही गया एटलीस्ट एक बार। तो उसके बाद में वेरी एंड में कोई भी टेस्ट सीरीज मार्केट से लेके आ रहे हैं तो ये सीरियल वाइज देते रहिए। अगर आप क्वालिटी पढ़ रहे हैं और टेस्ट नंबर 1 में अगर हिस्ट्री वाला पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर वाला, तो उसी को दीजिए। क्योंकि आज क्वालिटी पढ़ रहे हैं तो 5 दिन बाद में जब क्वालिटी का टेस्ट लगाएंगे तो इधर जो पढ़ा है उसका रिकॉल वैल्यू बढ़ जाएगा। और आज आपने क्वालिटी पढ़ा सुबह, शाम को अगर हिस्ट्री वाला क्वेश्चन पेपर लगाया है और आप 10 दिन बाद में जब स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे तो बॉडी रखने जाओगे, हाँ चलिए, 2 वे रिकॉल वैल्यू बढ़ जाती है इससे। तो टेस्ट सीरीज का ऐसे यूज करना है। टेस्ट सीरीज को कभी मार्क्स के लिए नहीं करना कि मेरे को 100 120 प्लस लाना है, या फिर किसी को अगर 60 से नीचे आ रहा है तो डिप्रेशन में चले जाए, ऐसा नहीं है। टेस्ट सीरीज का यूज लेना ओनली रिकॉल वैल्यू बढ़ाने, क्योंकि अपन को पता है आजकल यूपीएससी कितना अनप्रेडिक्टेबल है। टेस्ट सीरीज से कोई क्वेश्चन आता नहीं है और टेस्ट सीरीज से नोट्स बनाने का भी कोई वो नहीं है, फायदा नहीं है। तो बहुत लोग बनाते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं तो बोलता हूँ कि नहीं करना है। क्योंकि अगर आप 50 60 टेस्ट लगाएंगे तो टेस्ट लगाना, उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ना, सोल्यूशन पढ़ो और उसके नोट्स बनाना बहुत टाइम चला जाता है। वो टाइम नहीं देना उसमें। उससे अच्छा है कि इतने टाइम में आप एसेंशियल बुक्स हैं जो टेक्स्ट बुक्स है
वो पढ़िए और अपना करंट अफेयर का पढ़िए, नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ये तो प्रीलिम्स के लिए हो गया। मेंस के लिए तो अभी खास तौर पे दिसंबर तक तो करना ही है, दिसंबर जनवरी तक। तो उसके लिए नोट्स कैसे बनाने हैं इसका प्राइम एग्जाम्पल मिल जाएगा। आप जो ऋषिकेश रेड्डी सर हैं, उनके नोट्स अवेलेबल, उनको नोट्स को देखे, वैसे नोट्स बनाइए। कितना छोटे नोट्स हैं, और आप फर्स्ट बिगिनर ही हैं, तो अगर वो नोट्स बना देंगे तो आपको हर साल कुछ एडिशन करना पड़ेगा, कुछ चीजें अपडेट करनी पड़ेगी, वो आपको हमेशा यूज है। तो उस टाइप से नोट्स बनाइए, क्योंकि आप उसमें देखिए कि उसमें बहुत ज्यादा स्टेटिक भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा करंट भी नहीं है। कई चीजें तो ऐसी है कि मतलब ऑल टाइम ग्रीन होती है ना, उस टाइप का कि आप कभी भी यूज कर सकते हो आप उनको। तो जैसे मेरे पास, मैंने क्या कहता है, फर्स्ट 2 मेंस में जब मैं क्लियर नहीं कर पाया था, तो अपने खुद के नोट्स बना था। तो उसमें मेरा प्री और मेंस के बीच में बहुत टाइम चला। तो मैंने अभी लास्ट के 2 अटेम्प्ट में क्या किया कि ठीक है भाई, मैं अभी 2 मेंस दे चुका, थर्ड मेंस है, तो मेरे नोट्स काम कर नहीं रहे हैं। मैं शायद हो सकता है कि रेडंडेंट चीजें वापस दोबारा लिख रहा हूँ अपने नोट्स में, या फिर मैं नोट्स बनाने में ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ इंस्टेड ऑफ उनको पढ़ने और रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो मेरा लग किया, तो इस बार इसीलिए मेरे जीएस में दूंगा। मैंने अपने नोट्स को छुआ भी नहीं जीएस वालों को, इस बार वो मिस करके नोट्स पढ़े थे मैंने। तो आज जो लोग नए हैं, बिगनर्स से, एक बार नोट्स पढ़ने, फिर अपने नोट्स उन्हीं के जैसे नोट्स बनाए कि कैसे हर टॉपिक वाइज उन्होंने नोट्स बनाया। तो ये तो हो गया और जीएस का लिए। और ऑप्शनल का तो है कि ऑप्शनल दिसंबर या जनवरी तक एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप फरवरी के बाद से अगर प्रीलिम्स ओनली स्टार्ट करेंगे तो टाइम नहीं। और प्रीलिम्स खत्म होते ही अगर आपका ऑप्शनल प्रीलिम्स के टाइम पे अगर आपका ऑप्शनल प्रिपेयर्ड है, तो प्रीलिम्स के रिजल्ट के वेट नहीं करेंगे, उससे पहले ही आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। जैसे मेरा ये होता था कि मैं ऑप्शनल अपना पहले कर लेता था, जब प्रीलिम्स दे दिया उसके बाद रिजल्ट आता था, वो जो 1 महीने का टाइम होता था, उसमें ऑप्शन का पेपर 1 कंप्लीट कर लेता था मैं, और अपना एथिक्स कंप्लीट कर लेता था। दो रिजल्ट आने से पहले पहले कंप्लीट होती थी मेरे को, रिजल्ट का वेट नहीं करना। तो अगर आपका ऑप्शन अभी प्रिपेयर्ड है तो उस टाइम पे अच्छे से यूटिलाइज करो। तो ये तो बिगनर्स के लिए हो। और फॉर द एक्सपीरियंस वन, जिनको रेपिटेटिव फेलियर मिली है, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग नोट्स भी प्रिपेयर है, और फिर भी वो मतलब जीएस में स्कोर जो होता है 70-80 नंबर इंक्रीज, वो नहीं हो पा रहा है। तो उनको कुछ, प्रीलिम्स में ना, नो नो, इन मेंस जीएस। हाँ वही वही मैं बोल रहा हूँ कि अपन रिपीट कर रहे हैं सेम फेल्योर बार बार हो, तो वही अपने को करना है कि अपने स्ट्रेटेजी पे देखना है। सबसे पहले स्ट्रेटेजी ठीक है, उसका कंटेंट देखना है, कंटेंट ठीक नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में दोनों टर्म्स में मेंस में बार बार रुक रहा था, तो मैंने देखा कि मेरा स्ट्रेटेजी थोड़ा सा गलती ये था कि मैं मेरी हैंड राइटिंग पे प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा था। मेरी हैंड राइटिंग बहुत बेकार थी उस टाइम पे। स्ट्रक्चरिंग पे इश्यू था। तो ये तो मेरा स्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट होगा। कंटेंट का पार्ट था कि मेरे को लग रहा था कि मैं कंटेंट रिडंडेंट बना रहा था, जो चीजें जरूरत नहीं उसके नोट्स बना रहा था। तो यही एनालाइज करना आपको कि आपकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है कि नहीं, और कंटेंट ठीक है कि नहीं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका हुआ कि जज करने का कि अपना टेस्ट सीरीज लगाए, टेस्ट सीरीज कैसा कर पा रहे हैं आप। अगर इम्प्रूव कर पा रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं तो आपका या तो स्ट्रेटेजी गलत है या कंटेंट गलत। पहले आप स्ट्रेटेजी को चेंज करके देखिए, स्टार्टिंग में कंटेंट को चेंज नहीं करिए, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, और बहुत अपना वैल्यूएबल टाइम और स्ट्रेंथ दोनों दे रखे होते हैं कंटेंट बनने में। कंटेंट क्या अपना होता है, लोगों को लगा हो जाता है अपने कंटेंट से, अपने हाथ से बनाया। तो कंटेंट को पहले गिव अप मत कीजिए, तो उसमें टाइम लगता है। पहले स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए, जैसे कि प्रीलिम्स का मैंने बताया कि टेस्ट सीरीज कैसे यूज करनी है पढ़ने के साथ साथ, वो कीजिए। मेंस में अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो सही करने में कोई इश्यू नहीं है। मैंने तो जो अपने 4 लाइन्स की नोटबुक नहीं होती जो बच्चे करते हैं, वो लेके आया था मैं, और उसमें जो अपना गोले बनाते हैं, लाइंस बनाते हैं, मैं डेली के 10 मिनट करता था। मतलब शाम के टाइम आया, खाना खाया, खाना खा के सामने रखी होती थी टेबल, वो निकाला और उस पर गोले बनाना, वो लाइंस बनाना, ये करके, ताकि अपना हैंड राइटिंग थोड़ा हो जाए और एक लाइन में लिखना आ जाए। मेरा पहले ऐसा था मैं इस कोने में लिखता था, उस कोने तक चला जाता था ऐसे। तो एटलीस्ट वो चीज आ गई कि मेरे कॉपीज में सब कुछ लाइन में था, और सब कुछ एक जैसी साइज थे सारे वर्ड्स की। तो उसी के थोड़ा लेजिबल हो जाता है कि उसको लगना अच्छा लग जाता है। तो एक तो वो मेंस के लिए तो वो हो गया, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट यूज करना हो गया, और स्ट्रक्चरिंग चेंज करना, जैसे कि आंसर राइटिंग का जो होता है प्रेफरेंस, वो भी चेंज करना। जैसे इस बार मैं ऐसे करूंगा कि फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए 10 नंबर के, उसके बाद में वो 20 नंबर वाले, 15 नंबर वाले क्वेश्चन किए इसमें, उसके बाद 9th 10th क्वेश्चन, उसके बाद ये 6 7 8, ये इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं आप कि आप पहले ओनली 10 वाले करें या 11 वाले करें। फिर ऐसे हो सकता है कि आप पहले 15 वाले करें या 10 वाले करें।
फिर मैंने ये देखा कि पहले 4 वो किया, फिर 15 वाले किया, फिर 9 और 10 किया, उसके बाद 6, 7, 8 किया एंड में। तो इसका भी देख सकते हैं, क्योंकि ये फ्लो होता है ना कि 10 नंबर से 15 नंबर में जा रहा आंसर चेक करने वाला, तो उसका एक फ्लो रहना चाहिए। तो इसलिए 9th और 10th क्वेश्चन सही होना चाहिए ताकि 15 वाले क्वेश्चन पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये स्ट्रेटजी हो गया। अगर स्ट्रेटजी भी काम नहीं कर रही, फिर कंटेंट चेंज कीजिए। जैसे कि मैंने अपना कंटेंट प्री और मेंस के बीच में ओनली जो सर वाले नोट्स थे, जीएस 1, 2, 3, फोर्थ के लिए तो मैंने अपना कंटेंट रखा कि होता है ना कि कुछ कंटेंट अपना अच्छा लगता है। जैसे मेरा क्या, जीएस 4 का अपना ही कंटेंट अच्छा लगता था इसलिए, और मेरे जीएस 4 में मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, मतलब ठीक ठाक आ रहे थे। तो मैंने जीएस 4 का सर का नहीं किया, जो अपना मैं पढ़ रहा था वो अपने से ही किया। बाकी जीएस 1, 2, 3 के लिए सर का ही। तो वही स्ट्रेटजी, कंटेंट दोनों पे ध्यान। अगर वो चेंज करना है तो करिए, क्योंकि वही रीजन आप एक स्टेज पे बार बार रह रहे हैं। सो एज यू मेंशन कि कंटेंट मेकिंग और एक ये स्ट्रैटेजी पार्ट। सो कंटेंट जब आप बना रहे हैं तो वो तो मोर और लेस कीवर्ड्स पे ही होगा यूपीएससी सिलेबस पे। सो कोई फीडबैक मैकेनिज्म यू वांट टू सजेस्ट टू द एस्पिरेंट टू चेक वेदर कि जो कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो मतलब रिडंडेंट ना हो या सही रहे। एक तो वे आपने बताया कि टॉपर्स से आप मैच कर सकते हैं टॉपर नोट्स, लेकिन सपोज वी हैव फॉरवर्डिंग जीएस 2, तो उसमें तो वही एक डेफिनेशन आ गई। उसके बाद SDG 1 गोल आ गया, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, उसके डिफरेंट डायमेंशन आ गए, सोशल और डेमोग्राफी। सो उससे अदर देन टॉपर्स वो क्या लिख रहे हैं कि जो आपको लग रहा है कि जो एस्पिरेंट ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड कंटेंट प्रिपेयर करेंगे वो सही नहीं रहेगा या टॉपर्स का सही रहेगा? ओके, तो कंटेंट भी मैं 2 लोगों के लिए बताता हूँ, जो एक तो बिगनर्स है और जो पहले पुराने लोग हैं। बिगनर्स के लिए कंटेंट ये कि फर्स्ट रीडिंग में तो कंटेंट बनाइए फर्स्ट। और स्टैटिक के लिए तो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट 2 रीडिंग में तो बनाइए। मतलब ये जो भी बुक पढ़ना, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ना है उसको 2 बार तो मिनिमम पढ़ना ही है। उसके बाद अगर कंटेंट बनाना, जैसे मैंने क्या लक्ष्मीकांत का कंटेंट बनाया नहीं, मैं लक्ष्मीकांत को ही बार बार पढ़ता था। मैंने लक्ष्मीकांत पता नहीं कितनी बार पढ़ चुकी हूँ। तो लक्ष्मीकांत तो क्या, उसमें हर पैराग्राफ में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा, प्रीलिम्स में तो खासतौर पर ऐसा होता है। तो ऐसा होता है कि उसके बाद में क्या 2 कंटेंट होता है, एक स्टैटिक का और एक करंट अफेयर का। स्टैटिक का अगर आप 3, 4 बार पढ़ चुके कोई बुक, फिर आपको लग रहा है कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मतलब पोस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने पे लग रहा है कि मेरे को ज्यादा नहीं आता, तब बना लीजिए। और कुछ लोगों के पास तो मैं मानता हूँ बहुत लोग कोचिंग ज्वाइन कर रखे होते हैं, तो कोचिंग वाले नोट्स ही होते हैं, तो उनको भी थ्रो नहीं करना है। कोचिंग वाले नोट्स हैं, जैसे पॉलिटी के नोट्स और आपने लक्ष्मीकांत पढ़े, तो आपको लग रहा है कि कोचिंग वाले नोट्स भी काम किया लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से कुछ निकाल के उसी नोट्स में ऐड कर लीजिए। कि बार बार नहीं करना है कि मैंने कोचिंग का नोट्स उनको फेंक दो, मैं तो अपने ऐसा बनाऊंगा। तो नहीं, जो चुका है उसी को यूज लीजिए। टाइम इंपॉर्टेंट, टाइम को वेस्ट नहीं करना है हर चीज दोबारा से। तो ये हो गया स्टैटिक के लिए। करंट अफेयर्स के लिए तो मैं तो बोल रहा हूँ कि न्यूज़पेपर का तो नोट्स बनाने की कोई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि तो इससे अच्छा है कि कंसोलिडेटेड आती है आजकल मंथली, मंथली पढ़ लीजिए। मंथली का अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं और आप बिगनर है तो बना लीजिए, नहीं तो मंथली के लिए भी मैं तो बनाता। स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में बनाए थे मैंने मंथली के नोट्स अपने, उसके बाद मैंने फिर लास्ट के 2 अटेम्प्ट में नहीं बनाए, क्योंकि फिर वो, क्योंकि अपन को एंड में सब कुछ कंपाइलेशन मिल ही जाता है, सब लोग टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है अच्छा, या फिर बाकी कोचिंग से दे देती है। तो इससे अच्छा है कि वहां पे अपन पढ़ के अपना बस बेस बनाते रहे कि कोई भी करंट अफेयर का अगर एंड में अपन कंपाइलेशन पढ़े तो नया नहीं निकलना चाहिए, कि होना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज को पढ़ा हुआ हूँ, ताकि वहां पे रिकॉल अच्छे से हो सके। तो ये करना है उसके लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए ये है कि नोट्स, अगर आपके पास टाइम, बिगनर है आप तो कर सकते हैं कि आपको भाई चीजें धीरे धीरे बिल्टअप करनी है। बिगिनिंग में तो कंफर्ट जोन में जाना ही नहीं है, जितना हार्ड वर्क कर सके उतना कीजिए। स्टार्टिंग के 1 या 2 साल में जो फाउंडेशन बन गया ना, उस पे ही आपकी बाकी प्रिपरेशन डिपेंड करेगी। जैसे कि हाँ, आपका वो क्वेश्चन काउंसिल एक और भी देता हूँ कि 5 साल तक 6 साल तक आदमी कैसे डटा रहता है, क्योंकि होता है कि 2 साल बाद में पढ़ने का मन नहीं करता आदमी को। सबको चीजें रिपीटेटिव लगती है, कि जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़े, उसके बाद होता है कि अपना कितना इसमें अंडरलाइनिंग हो रखी है, ठीक है, बंद कर देता है कि मन नहीं कर रहा। तो वो कब करेगा, जब आपके फर्स्ट 1 या 2 ईयर्स में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर उस टाइम पे आप कम भी पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ कि इस बार जो प्रीलिम्स और मेंस में जो लास्ट अटेम्प्ट में मेरे को अच्छी रैंक मिली है, इसमें मैं सबसे कम पढ़ा हूँ। कि मेरे को वो, मैं अपना जॉब भी ढूंढने लग गया था, कोडिंग करता था शाम को आके, मैंने जो ऐप बना रखे हैं प्ले स्टोर पे हैं उनको अपडेट करना, वेबसाइट को अपडेट करना, फिर कुछ नई चीजें सीखना, वो भी करता था मैं। उससे पहले मैं कोचिंग के लिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन बना रहा था, वो भी करता था, क्योंकि जॉब नहीं था तो अनसर्टेनिटी होती कि पता नहीं यूपीएससी में तो होगा कि नहीं होगा, एटलीस्ट जॉब तो चाहिए अपन को, वो भी करता था। तो इस लास्ट 1 ईयर में मैं डेडिकेशन यूपीएससी के लिए बहुत कम दिया मैंने, लेकिन कम देके मैं क्लियर कर गया, ज्यादा अच्छी रैंक आ गई।
उसका एक ही रीजन है, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 साल में मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तो उस फाउंडेशन बिल्ड की ना, उसका रीजन है। जैसे कि लास्ट अटेम्प्ट में मैं लक्ष्मीकांत नहीं कर पाया था, स्पेक्ट्रम को पढ़ ही नहीं पाया था प्री और मेंस के बीच में भी, स्पेक्ट्रम को नहीं छुआ मैं, उससे क्या वो रिकॉल था मेरे में कि एक बार मैं नोट से कंफर्ट जोन में जाना ही नहीं है। अगर स्टार्टिंग के में आपको 8-10 घंटे बैठना पड़ रहा है तो बैठ और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर एक बार फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपका यूपीएससी में लक भी काम करता है। अगर आपका लक अच्छा है तो हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी रैंक अच्छी आ जाए। अगर आपका लक खराब है तो क्या पता हो कि आपको 5 अटेम्प्ट तक बैठना पड़े, तो 5 और 6 अटेम्प्ट होगा ना, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका फ्लो मेंटेन रहेगा, आप कर पाओ। तो जो कंटेंट आप बिगनर्स एक्सपीरियंस वन के लिए कह रहे थे, हाँ सॉरी। आपने दो कैटेगरी रखी थी ना, कंटेंट मेकिंग फॉर द बिगनर एंड फॉर द एक्सपीरियंस वन। तो जो एक्सपीरियंस है, जो अच्छा ऑलरेडी कंटेंट बना चुके हैं, तो उनको कैसे रिफाइन अच्छा, करना एक्सपीरियंस वाला छोड़ गया। एक्सपीरियंस वालों के लिए कि वही देखना कि कंटेंट रिडंडेंट नहीं हो रहा है, कि बार बार अपन फालतू चीज करना है। उसके लिए 2 टेस्ट होते हैं, जो लिटमस टेस्ट बोलता हूँ मैं। एक तो कि टेस्ट लेके देखिए टेस्ट में इंप्रूव हो रहा है कि नहीं कोई मार्क्स, और टेस्ट में इंप्रूव नहीं हो रहा तो obvious सी बात है कि आपके नोट्स में प्रॉब्लम है। और दूसरा कि जब आप 2 साल 3 साल प्रिपेयर कर लेते हैं तो मेच्योरिटी आ जाती है कि अपन किसी टॉपर्स के नोट देखते हैं तो लगता है कि हाँ ये काम की चीज है कि नहीं। तो उसमें देखिए कि अगर उसने बना रखा तो उस टाइप के अपने नोट्स से उसको कंपेयर करके अपने नोट्स पे, या तो ज्यादा लगाव भी नहीं रखना कि 3 साल मैंने बनाया, तो अगर रिडंडेंट तो छोड़ दीजिए, वहां पे उनके मोह माया नहीं रखनी है 4-3 साल बाद में, कि अगर आपके रिडंडेंट सी हो रही है और बार बार रिपीट हो रहा है, आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे, हर बार मेंस में अटक जा रहे हैं, तो फिर वो वाले नोट्स वहां पे छोड़ने हैं। उसके बाद में फिर या तो टॉपर्स के देखने हैं या फिर दोबारा से अपने नोट्स बनाए, वहां पे डबल काम हो जाएगा। इसीलिए मैं बिगनर्स को बोलता हूँ कि स्टार्टिंग से ही अच्छा बनाए तो बढ़िया है। है। तो जैसे आपने बोला कि BS4 में आपका स्कोर अच्छा था अपने नोट से, सो एनी स्ट्रेटेजी यू वांट टू सजेस्ट टू ऑल कि बिगनर को भी कि कैसे वो स्टेप्स परफॉर्म कर सकता है टू स्कोर गुड मार्क्स इन एथिक्स? ओके, GS4 में ये था कि GS4 में मेरे को फर्स्ट मेंस से ही मेरे अच्छे मार्क्स थे। उसका रेक मैंने वो अपनी बुक्स भी नहीं पढ़ी, लेक्सिकन वगैरह पढ़ती, मैंने लेक्सिकन अभी भी मेरे पास ऐसे कि नहीं की नहीं रखी है। तो उसका ये था कि मेरे को किसी कहीं से अच्छी वो मिल गई थी सलाह स्टार्टिंग में जब आया था, भाई GS4 में कुछ नहीं, अपना हर टर्म का डेफिनेशन खुद के वर्ड्स में आना चाहिए, और एक एक दो एग्जाम्पल आने चाहिए, मतलब कोई एग्जाम्पल पॉलिटिक्स से होना चाहिए या फिर नॉर्मल एग्जाम्पल नॉर्मल लाइफ से हो सकता है। अगर एग्जाम्पल बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो बना सकते हो, कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी को इंटीग्रिटी का बनाना या किसी को हार्डवर्क का बनाना, तो बोल दीजिए कि मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसके पापा बहुत हाई पोस्ट पे है लेकिन फिर भी अपना घर का काम करते हैं, या फिर मान लो कि विमेन इंपावरमेंट पे करना है तो बोल दीजिए कि मेरे पड़ोस में वो है, उसके पापा उसकी मम्मी को इतना हेल्प कर सकते हैं, वो फाइनल। अगर कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा तो ऐसे एग्जाम्पल तो हर क्वेश्चन में जो भी आता है, स्टार्टिंग के जो 10-10 नंबर क्वेश्चन होता है तो डेफिनेशन खुद के वर्ड्स में देना और एग्जाम्पल जितने कोट करना है, और जो भी आंसर लिखना है इथिक्स में इम्पैथेटिक होके करना है। ऐसे करना है कि बस अपन को सबसे जो लोवेस्ट लोवेस्ट बन रहा है ना उसकी वो करना है। तो जो गांधी जी का तालिस्मान है ना, उसको दिमाग में आंसर भी वैसे ही लिखना है कि अपन बस अपन सब थोड़ा सा भी रूड नहीं लगना चाहिए आंसर में कि अपन भाई ऐसा तो कर ही नहीं सकते, नहीं, अपन को करना है उसमें लिखना है आंसर सही। और सेम गोज विद केस स्टडीज को अलग अलग अप्रोच से करना होता है, कि मिस्टर फोल्डर लिखना होता है, किसी में नहीं लिखना होता है, किसी में कंटेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन स्टडी आ गई और मान लीजिए करप्शन पे आ गया और रिसेंट में कोई न्यूज में रहा करप्शन का केस, तो उसको कंटेक्स्ट में डाल दीजिए कि ये केस स्टडी जस्टिफाई करती है कि प्रेजेंट में ये हो रहा है, ये इस टाइप का हो रहा है, तो उसको एक लिंक मिल जाएगा कि केस स्टडी क्यों आई है और अपन क्यों लिखते हैं। केस स्टडीज में भी आप एग्जाम्पल इस करंट अफेयर्स के भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कि जैसे लास्ट ईयर मैंने केस स्टडीज एक शायद प्लास्टिक पे ऐसे कुछ था, तो उसमें मैंने उसका जो अपना इकोनॉमिक सर्वे था उसका एक था एग्जाम्पल, इकोनॉमिक सर्वे का एग्जाम्पल केस स्टडी में दिया था, कि इकोनॉमिक सर्वे ने वैसे बोला कि डिस्ट्रिक्ट वाइज शायद ऐसे कुछ और बना सकते हैं डेवलपमेंट के, डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करने के लिए। वो मैं लास्ट ईयर केस स्टडी में कोट किया था ऐसे कि इकोनॉमिक सर्वे ने वैसे हुआ, तो उस टाइप से करना। और टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा होता है कि कभी कभी क्या है फ्लो में बह जाते हैं अपन, केस स्टडीज में बहुत टाइम लगता है, तो GS4 में ये कि केस स्टडीज को भी लिमिटेड टाइम देना है, क्योंकि करंट अफेयर वो 10 नंबर के क्वेश्चन 10 नहीं होते, उसमें 13 क्वेश्चन होते हैं शायद, तो वैसे स्टार्टिंग में लगता है कि कर लेंगे बाद में वो नहीं हो पाते, तो उसमें भी वही करना है कि अगर आप स्टार्टिंग में 10 नंबर के क्वेश्चन कर सकते हो तो वो कहते 4-5 क्वेश्चन उसके बाद केस स्टडी में जाइए। केस स्टडीज को
1.5 घंटे से कम ही टाइम देना, ताकि बाकी आधे से ज्यादा, क्योंकि 120 नंबर की होती है स्टडी, 130 नंबर की क्वेश्चन होते हैं, तो ज्यादा तो मार्क्स के क्वेश्चन हो गए ना, तो केस स्टडीज को 1.5 घंटे से कम ही देना थोड़ा बहुत टाइम, लेकिन वहाँ ज्यादा चला जाता है क्योंकि वहाँ पे ब्लैंक पेजेस ज्यादा आते हैं और अपन फ्लो में सोचते हैं कि पूरा भर देते हैं, पूरा भर देते हैं, तो उस चक्कर में टाइम एक फिक्स रख लीजिए कि मेरे को 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज जितना लिख पाता हूँ उतना कंसिस्टेंट रखो सब में, उतना लेके अपना वापस सब 10 नंबर क्वेश्चन बना के वो भी कम्प्लीट करो। तो वही है। और नोट्स पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने कोई बुक फॉलो की नहीं, लेकिन फिर भी मैंने वो एक बुक पढ़ी थी जो फोरम आईएएस की रेड बुक करके आता, उसमें एग्जांपल्स ठीक ठाक है, तो आप वो भी एक बार देख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बुक करनी पड़ती है, उस बुक को एक बार देख सकते हैं क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स काफी दिए हुए हैं, और अगर याद आ जाए तो बढ़िया, और अपने नोट्स तो उसमें अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। so guys, I'm opening the floor to all of you so that you can ask to him any question. So अगर किसी को भी कोई डाउट है तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। प्रियंका is asking how to manage time for optional subject. अच्छा, एक इसमें चैट में किसी ने लिखे हैं 2 क्वेश्चन, वो ले लेता हूँ मैं। Also, guys, I want to tell you जीएस कि अभी को, अगर 5-6 मिनट में मीटिंग डिस्टर्ब होती है तो we can join through the same link. Rajesh, we can continue for the next 50-20 minutes more. चलेगा आपको? ओके। Someone is asking कि आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए? ओके, बिगनर्स के लिए तो मैं बोलना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में तो ना ही कीजिए, क्योंकि कंटेंट ही नहीं होगा तो लिखना क्या है, तो उससे फिर वो थर्ड कि अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है आदमी कि मैं कुछ लिख नहीं पा रहा, फिर वो मेरे से नहीं होता है। तो अगर बिगनर है तो स्टार्टिंग में अपना कंटेंट बिल्डअप पे ध्यान दीजिए, एंड आपको लग रहा है कि आप प्रीलिम्स अच्छे से क्वालिफाई कर लाएंगे, आप बिगनर होके भी, मतलब आपने 1 साल से ज्यादा दे रखा है पहले से, कंटेंट बना हुआ है, तो आप इस टाइम पे जो जैसे वाला टाइम चल रहा है अगस्त सितंबर से लेकर दिसंबर तक आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर है, आपने जुलाई से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो अगले पेज तक तो मुझे नहीं लगा कोई मतलब बनता है आंसर राइटिंग पेज देने के बाद। बाकी करना अगर आपने पेज से पहले कभी आंसर राइटिंग नहीं की तो उसका वहां पे भरपाई करनी है कि प्रीलिम्स देते ही 1 दिन का रेस्ट लेके अगले दिन से डेली के मिनिमम 2 क्वेश्चन, 2 आंसर तो लिखनी है, ताकि आपका स्पीड भी आ जाए, और जो थिंकिंग लेवल होता है सर क्या डिमांड कर रहा है, क्या लिखना है, वो बॉडी इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन वाला पार्ट है, वो अपने दिमाग में बैठ जाए कि हर क्वेश्चन में लिखना है, तो उसकी भरपाई तब करनी है बिगनर्स के लिए। और अगर आप पहले से दे चुके हैं तो उनके लिए तो है कि पहले से ही करना है, उसमें कि अलग अलग है, जैसे कि ऑप्शनल के लिए प्रीवियस इसके लगाने हैं, कम से कम 7-8 साल का प्रीवियस का हर क्वेश्चन आपको लिखना है प्रॉपर ऑप्शनल के लिए। और जीएस के लिए बेटर होगा कि आप प्रीवियस के लगा सकते हैं, लेकिन जीएस के लिए उतना बनता नहीं प्रीवियस का लगाना, क्योंकि कुछ चीजें हर साल करंट में रहती है, तो क्वेश्चन उसी पे बनते हैं, अगर हम वो क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें लगेगा कि यार ये चीज तो हमने पढ़ी हुई नहीं है, फिर वो चीज पढ़ रहे। इससे अच्छा है कि जीएस के लिए तो कोचिंग के पेपर ले आइए कोई सा भी, और वो वाले लगाइए, और उससे भी बेटर होगा कि रिपीट कर रहे हैं उनका, तो क्या है कि 2-3 साल का करंट अफेयर्स उसके दिमाग में रहता ही है, तो उसके लिए होगा कि आप कोई भी टॉपर की कॉपी लीजिए जिसने जीएस का आंसर लिख रखा है, और ऐसा कर लीजिए कि 2 क्वेश्चन पर डे उस आंसर क्वेश्चन लिखिए, उस क्वेश्चन का अपना आंसर लिखिए, फिर देखिए टॉपर ने उसी लाइन पे या उसी थिंकिंग लेवल पे आंसर लिखा है। आंसर एग्जैक्ट आंसर तो मैच करेगा नहीं, क्योंकि जीएस में उनकी थिंकिंग लेवल अलग हो सकती है कि आपके अलग, लेकिन देखिए कि जो स्ट्रेटेजी फॉलो की, जो फ्लो मेंटेन किया है टॉपर ने मेंटेन किया, आप मेंटेन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, तो जीएस के लिए सही रहेगा कि 2023 का टाइम दे रहे हैं, तो 22 वाले टॉपर्स के आंसर कॉपी देते हैं, अगर आप रिपीटेड है, आपका करंट अफेयर्स 2-3 साल का दिमाग में, तो उसके लिए ओके, ये था ना हाँ क्वेश्चन, क्वेश्चन भूल गया था क्या। चालू, आपका और कोई मेरे को क्वेश्चन चालू? सर मेरे को पूछना था सर, एक्चुअली मैंने ना अपनी प्रिपरेशन अभी अभी स्टार्ट की है, तो सर मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं प्रीलिम्स पे फोकस करूं कि अभी से मतलब मेंस को लेके चलूं, कि मुझे वो सब खत्म करना है, लाइक सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब भी। तो सर मेरा ऑप्शनल भी स्टार्ट हो गया अभी साथ साथ में, तो मुझसे सर वो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैं प्रीलिम्स की तैयारी के बेस पे उसको लेके चलूं कि मेंस का भी सोच के चलूं। ओके, 2023 के लिए बात कर रहे हैं ना आप? यस सर।
हाँ तो अभी देखिए, अगस्त तो चला ही गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने हैं, तो 3 महीने में तो मैं बोलूंगा कि पहले ऑप्शनल की तैयारी। जो आपने चीज बोली ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोसाइटी वाला पार्ट, यस। ये तो ऐसा है कि यस। आप एक ही बात भी कर सकते हैं, इनमें तो ऐसा कुछ इश्यू ज्यादा बड़े भी नहीं होते हैं लोग, ये तो ओके। बहुत छोटे टॉपिक होते हैं। तो बाकी इन पे आप अभी तो क्या कीजिए, इस चीजों पे दिसंबर तक तो कंबाइंड वे में कीजिए। कंबाइंड वे में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको जीएस वन उठा लीजिए, अब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम ऑब्वियसली बात है आपको प्री में भी काम आएगी और मेंस में भी काम आएगी। ऐसा तो नहीं कि एक चीज में काम आ गया, अपने आप ही कंबाइंड हो गई। आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है तो आर्ट एंड कल्चर दोनों में ही काम आएगी। तो कंबाइंड वे में पढ़ने का मेरा बोलने का ये तरीका होता है कि जो एसेंशियल चीजें है ना, वो अभी पढ़ लीजिए। जैसे जैसे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप स्पेक्ट्रम उठाने का टाइम भी नहीं मिलेगा आपको प्री के बाद में, लक्ष्मीकांत उठाने का टाइम भी नहीं मिलेगा आपको, वो भूल जाएंगे आपकी। अभी जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, उस टाइम बिल्कुल छूने का टाइम भी नहीं मिलेगा आपको। करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, एस्से लिखना पड़ेगा, इथिक्स का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इथिक्स भी मैक्सिमम लोग प्री के बाद ही पढ़ते हैं ज्यादातर लोग। तो वो चीजें इतना पढ़ना पड़ेगा कि आपको ये वाली बुक्स है ना, छूने का टाइम भी नहीं मिलेगा उस time पे। तो अभी इन चीजों पे ध्यान दीजिए कि जीएस वन में हिस्ट्री वाला पूरा अच्छे से पढ़ना, अभी स्पेक्ट्रम को जितनी बार पढ़ सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर अच्छे से बना लेना है, जियोग्राफी का जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो अभी से पढ़ लेना जीएस वन में। और सोसाइटी का पार्ट जैसे आप पढ़ सकते हैं सोशियोलॉजी की बुक्स 11th 12th। मैं तो इस पार्ट को छोड़ देता था क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी था, तो इस पार्ट को मैं यहाँ पढ़ता नहीं था, सोशियोलॉजी में। जीएस टू में लक्ष्मीकांत को अभी जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी पढ़ लीजिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत आपको लिटरली टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। अगर लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे, जो टेस्ट पेपर वेरिएट होके आएंगे उनको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, अपना स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, वो लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ उस टाइम पर जीएस टू में वही पढ़ पाएंगे आपको कि केसेस याद करने होंगे, या फिर उसका कोई जजमेंट याद करना पड़ेगा, या कुछ आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे, वो तो पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर पेज टू पेज नहीं पढ़ पाएंगे आप लक्ष्मीकांत पे। वैसे ही उसमें आईआर में तो अभी तो कुछ नहीं पढ़ना आपको, बाद में जो आती है ना मैगजीन, वही पढ़ना, उससे हो जाता है आईआर में। तो जीएस थ्री में वैसे ही अभी पढ़ लीजिए, आपको अगर एनवायरमेंट की बुक पढ़नी है तो इकोनॉमिक की कुछ कंसेप्चुअल पार्ट पढ़ना अभी पढ़ लीजिए, वो उस टाइम पे आप शंकर की बुक को पढ़ लेके नहीं बैठ सकते प्रे के बाद। साइंस एंड टेक जैसे वो तो हम छोड़ देते थे क्योंकि पता है साइंस एंड टेक में करंट अफेयर में पढ़ के जो कर लिए, नहीं तो क्वेश्चन ऐसा आने वाला तब भी नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही है। और इथिक्स में मेरा ये था कि मैं तो बाद में मतलब पहले अपना नोट्स बना लिए, हर टॉपिक पे अपना नोट्स और एग्जाम्पल। तो पढ़ना मैं वही करता था कि प्री का एग्जाम दिया, एक दिन का रेस्ट लिया, जब तक रिजल्ट आया तब तक मेरे को इथिक्स कंप्लीट करनी है और तो अपना ऑप्शन का कंप्लीट कर देना, पेपर देना। क्या हो गया था? रोहित, आपका कोई क्वेश्चन है? ये प्रियंका, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क मी नाइन क्वेश्चन। सालू, आपका कोई क्वेश्चन बेटा? थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। सर मैंने आपका इनसाइट पे इंटरव्यू देखा था, उस पे आपने कहा था कि जो आपने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था उसमें आपको कुछ इंग्लिश कम्युनिकेशन में दिक्कत था, और जो लास्ट वाला दिया था उसमें आपने बहुत अच्छा आंसर भी दिया, मैम भी खुश थी, स्माइल कर रही थी। तो फिर भी आपका सर सेम नंबर क्यों आया सर? और सर इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स, क्या उसमें इंग्लिश सही में कंपलसरी है? बताएं कि फर्स्ट में मेरा कोई इंग्लिश इसलिए बेकार था क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, सीधी सी बात है कि मेरे पास जॉब नहीं था, स्ट्रेस था कि मेरे को ये एग्जाम क्लियर ही करना है, मैं बस इंटरव्यू बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूँ, इंटरव्यू में बस इंप्रेस हो जाए मेरे को। और मेरे क्या सोनी सर थे उस टाइम लास्ट वाले बोर्ड में, बस इंप्रेस करना। तो जब होता है ना कि आदमी ओवर कॉन्फिडेंट होता है या फिर ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करता है, डर जाता है आदमी। तो लास्ट टाइम में बहुत डरा हुआ था कि लिटरली मेरे पसीने आने लग गए थे इंटरव्यू में। और सोनी सर ने मेरे को 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए थे कि जिसका आंसर मैं नहीं दे पाया था, तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया था कि तुम्हें ये भी नहीं आता। बेसिकली उन्होंने फिर पूछ लिया था कि अभी उस टाइम पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, तो बोले कि बताइए आपके पास एनसीसी थी और अब बताइए पार्लियामेंट में आर्मी से रिलेटेड या एनसीसी से रिलेटेड कौन से बिल पास किए, नाम बताइए सबके। तो मैं बोला सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, मुझे पता नहीं था उस टाइम पे एक्चुअली कौन से बिल था। तो उन्होंने साफ बोल दिया सबके सामने कि आपको इतना सा भी पता नहीं। तो सबके सामने फर्स्ट इंटरव्यू और ऐसी बात बोल देंगे तो आप डर जाओगे ना, उसकी बात है। तो इस टाइम तो मैं मतलब होता है कि फ्लटरिंग हो जाती है, बोल नहीं पा रहा था, पसीने आने लग गए थे, उस टाइप से हो गया था। तो मुझे लगा बहुत बेकार इंटरव्यू है, लेकिन सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो लास्ट ईयर भी 160 आया, इस बार अच्छा गया था, लेकिन इस बार क्या है सबके एवरेज मार्क्स कम आए, तो इस बार के 160 मान लीजिए लास्ट ईयर के 170 के बराबर, तो उस टाइप से था। तो एक रीजन वो था, बाकी तो दूसरा यार यूपीएससी में इंटरव्यू में तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। यूपीएससी में सब लोग बोले 200 प्लस आएंगे, आते हैं तो 140 है, कुछ बोलते हैं 140 आएंगे, उनके 190 प्लस आ जाते हैं।
वो तो फिर थोड़ा लक बेस्ड भी है। सर इंग्लिश का भी रोल है क्या इसमें? इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? हाँ, बस ऑडिबल होना चाहिए, उनको समझ में आ जाना चाहिए आप जो बोल रहे हैं, उनके पास कम्युनिकेशन में गैप नहीं होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं और जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं वही वो समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये होना चाहिए। ये अब तो बढ़िया। अगर आप बोल नहीं पा रहे, आप जो मैसेज देना चाहते हैं और कुछ है और वो समझ और कुछ रहे हैं, तब इश्यू है। अगर आपको इतनी इश्यू है तो फिर आप उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप हिंदी मीडियम भी ले सकते हैं। अगर आपका मेंस इंग्लिश में, इंटरव्यू आप हिंदी में भी ले सकते हैं, उसमें ऑप्शन होता है चूज करने। और अमन सर यू रिवीजन कैन। कैसे करना चाहिए? जैसे आपने कहा था कि आपने लास्ट टाइम स्पेक्ट्रम पढ़ा भी नहीं तो भी आपको आ गया, तो सर रिवीजन का कैसे करें? मैं बिगिनर हूँ। वही बोला ना कि बिगनर्स में आपको स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ना है, कि जितनी बार पढ़ सको उतनी बार पढ़ लीजिए, कि उसमें पूरा मेरे स्पेक्ट्रम अभी भी कलरफुल हो रखी है, उसको जो हाईलाइट्स करके तो उसके अलग अलग कलर्स में हो रखी है, पीला भी है, नीला भी है, येलो भी है, सब कुछ हो रखा है उसमें, क्योंकि मैंने इतनी बार पढ़ चुका ना उसको। मतलब 5 साल तैयारी के अंदर मैं 4 साल तो पढ़ा ना अच्छे से, लास्ट के 1 साल नहीं पढ़ा तो वो तो एक इश्यू हो गया कि मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन जो 4 साल तो पढ़ा ना वो तो दिमाग में रहेगा ना। और मैंने वही किया है कि मैंने बहुत सारी बुक्स कम बार नहीं पढ़ी, मैंने वो किया बहुत कम बुक्स बहुत ज्यादा बार पढ़ी है। तो मैं क्या, कम बुक्स पढ़ी है तो वो रिकॉल हो जाता। जैसे मैंने अगर स्पेक्ट्रम 28 बार, हम जो स्पेक्ट्रम के पीछे जो इंडेक्स शॉर्ट नोट टाइप के दे रखे हैं उन्हीं को देखा तो मेरे को रिकॉल हो गया कि हाँ इस चैप्टर में ये चीजें हैं। और चैप्टर को पलटा तो कुछ हाँ डेट्स वगैरह उसको मैंने अंडरलाइन कर रखा था, कुछ गोले कर रखे थे, तो वहाँ जल्दी जल्दी हो गया। तो स्पेक्ट्रम को ऐसे मतलब 2 घंटे में भी देखा तो हो गया मेरा रिवाइज। लेकिन एक ही उसका रीजन एक ही था कि मैंने 4 साल पढ़ी है ना उसको अच्छे से। तो इसलिए अगर आप बिगिनर है तो अच्छे से पढ़िए, जो भी चीज पढ़ना है अच्छे से पढ़िए, खासतौर पर कम बुक्स है ना एसेंशियल बुक्स, उनको बार बार। ठीक है रोहित? अमन यू कैन थैंक यू आस्क योर सर। क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन था सर कि एनसीईआरटी में सर पॉलिटी के लिए सर जो ईरान की एनसीईआरटी सर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क सर, तो सर उसको पढ़ने के बाद हम डायरेक्टली लक्ष्मीकांत स्टार्ट कर सकते हैं? अच्छा हाँ, अगर आपने कोई कोचिंग कोचिंग नहीं ले रखी और आप टेक्निकल बैकग्राउंड से कभी पॉलिटी के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं, बेस बन जाता है कि कैसे क्या करते हैं, फिर अगर लक्ष्मण पढ़ेगा तो ज्यादा समझ में। और आपने कोई कोचिंग वोचिंग ले रखा है तो आपको पहले ही से ही पता है कि बेसिक चीजें, तो अगर आप लक्ष्मण एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो अच्छा है, और नहीं भी पढ़ेंगे तो ज्यादा नुकसान नहीं है, आ सकते हैं उस पर। जैसे सर मैं एनसीईआरटी कोचिंग पढ़ना के कभी लिए भी सर हार्मफुल नहीं होता है, एनसीईआरटी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। सर तो 6 छोड़ के सर 11th और 12th की सर मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है सर। अभी कॉलेज में हूँ सर लास्ट ईयर में। तो सर एनसीईआरटी 11th और 12th की पढ़ने के बाद लक्ष्मीकांत स्टार्ट कर सकता हूँ? अच्छा अभी आप कॉलेज में, हाँ फिर तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना आपको तो। हाँ, जो प्रिपरेशन करने यहाँ आ गया वो अगर कोचिंग ले ली तो कर सकता है। आप कॉलेज में तो एनसीईआरटी पढ़िए, आपको जरूरी है एनसीईआरटी पढ़नी। आपको भी ज्यादा ओके सर। बड़ी बुक्स लेके अभी लोड नहीं लेना, अभी आप कॉलेज में ही है तो आप अच्छा फाउंडेशन बनाए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए, छोटी छोटी अच्छी वाली चीजें पढ़ के, खासतौर पर एनसीईआरटी पढ़ के, तो इससे आपका फाउंडेशन अभी से बिल्टअप हो जाएगा अच्छा होगा। सर उसी में सर फॉलो अप क्वेश्चन है सर, सर कि 11 12 से स्टार्ट करें सर कि या 6 से? मतलब लैंग्वेज का कमांड है सर, तो 11 12 से स्टार्ट कर सकते हैं? 11 12 से कर सकते हो, क्योंकि यार वो क्या होता है कि 6 7 8 में जो चीज होती है वही थोड़ा बड़ा हो के थोड़ा कॉम्प्लिकेट थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना के 11 12 में डाल देते हैं। सेम चीज अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, बस बड़ा कर देते हैं, तो टॉपिक्स में थोड़ा ब्रॉड टॉपिक ये होता है, उसमें स्मॉल टॉपिक्स डाल देते हैं। तो आप 11 12 में कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है, और आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना हर चीज की कैसे है क्या है, अगर 11 12 का भी समझ में नहीं आ रहा तो आप 6 से कर सकते हो। आपके पास टाइम है अभी, आप तो भी कॉलेज में आपके पास काफी टाइम है तो कर सकते हो। यस सर। और सर एक क्वेश्चन था सर बस एथिक्स के रिलेटेड सर। सर उसमें जो केस स्टडीज होती हैं सर, तो उसको मतलब हम लोग अभी से जैसे उतना प्रिपरेशन नहीं है सर, तो उसको फॉलो अप कैसे करें सर? या कहीं से सोर्स या रिसोर्स कौन से यूज करें उसके लिए? नहीं नहीं, केस स्टडीज का अभी तो आपको ज्यादा आप तो कॉलेज में हो ना, तो आप उस पे जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आपको डेफिनेशन वगैरह। फिर केस स्टडीज में भी आप सिंपल जीएस का जैसे आंसर लिखोगे तो उसमें वेट नहीं आएगा। तो आप केस स्टडीज लिखना चाहिए तो फिर ये फर्स्ट पार्ट है ना, वो वाले कीवर्ड्स आने चाहिए जो फर्स्ट पार्ट के सिलेबस में ना, वो वाले कीवर्ड्स आने चाहिए, होनेस्टी, इंटीग्रिटी। वो आंसर में दिखना चाहिए कि इसने होनेस्टी वर्ड लिखा है, कहीं इंटीग्रिटी वर्ड लिखा है, प्रोबेबिलिटी लिखने पे। तो वो तभी आएगा जब आपका फर्स्ट पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। फर्स्ट पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, आपने टॉपिक
सिलेबस पढ़ा है, सिलेबस को फिर आपने सर्च किया, गूगल किया, उसको अपने डिफरेंसेस लिखा है, अपने एग्जाम्पल्स लिखे, तो वर्ड्स आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो आप केस स्टडीज का आंसर लिखोगे तो ये कीवर्ड्स आने चाहिए वहाँ पे जो सिलेबस में मेंशन है, जैसे प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सब कुछ लिखा हुआ, तब केस स्टडीज में मार्क्स अच्छे आएंगे। तो केस स्टडीज आप बाद में कीजिएगा, पहले पार्ट 1 कीजिए जो थ्योरी वाला पार्ट है। ओके, धन्यवाद सर। Guys, any other question? We will conclude the session within next 10 minutes. सर मैं भी बिगिनर हूँ सर, मैं भी कॉलेज में हूँ सर। मैंने अभी 11th-12th का एनसीईआरटी पढ़ के देखा था ज्योग्राफी का सर, उसमें बहुत कम लाइन में बहुत ज्यादा डिटेल दे रखा है, तो उसको समझने में दिक्कत होता है, तो बार बार गूगल करना पड़ता है। तो सर इसके लिए कुछ क्या करें? अरे दूसरा अच्छा ना, गूगल कर रहे हो तो देखो दो फायदा है। एक तो गूगल कर रहे हो तो आपको गूगल का ही प्रॉपर यूज करने का, मेरा फालतू का इंटरनेट यूज नहीं होगा। दूसरा ये कि आप सर्च करो, क्यूरियोसिटी है ना, आपने एक टॉपिक उठाया तो उसके बाद में दूसरा टॉपिक समझ में आ रहा है, तो एक तो ये ठीक है, गूगल कंटिन्यू करते रहिए। दूसरा है कि आप 6 से उठा लीजिए, फिर आपको 11-12 के समझ में नहीं आ रही ना, तो जियोग्राफी वाला पार्ट स्टार्टिंग से उठा लीजिए, 6 से बाद वाला, तो कॉलेज में ही हो, टाइम में हो तो वो कीजिए। और अगर वो नहीं कर सकते तो जियोग्राफी पे भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है। तो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी होते हैं, कोर्स वाइज भी, तो उससे कीजिए, ठीक है। ठीक है। और सर मैंने आपका वीडियो देखा था इनसाइड पे, उसमें आपने बताया था कि आपका प्रीलिम्स का फॉरेस्ट कट ऑफ भी क्लियर हो गया था। तो सर आप मेरे लिए, बिगनर्स के लिए क्या टिप देंगे कि हमारा भी जल्दी आसानी से हो जाए? और सर रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है? अरे वो उसका वही बताना कि एक तो एसेंशियल्स बुक्स पढ़नी है, और टेस्ट सीरीज का प्रॉपर यूज लेना है। ये टेस्ट सीरीज को पढ़ना है ओनली रिकॉल वैल्यू बढ़ाने के लिए। कभी भी टेस्ट सीरीज ऐसे मत देना कि आपने आज पॉलिटी पढ़ा और अगले दिन पॉलिटी का टेस्ट दे दिया, तो उससे मार्क्स हमेशा ज्यादा आएंगे। और टेस्ट सीरीज वेरी कीजिए। स्टार्टिंग में 2 अटेम्प्ट थे, मैंने 70+ टेस्ट दिए हैं, मतलब दोनों मिला के, मतलब जो प्रॉपर टेस्ट होता है ना कि जैसे जो मार्केट से कर ले वो, और जो बहुत सारी ये वेबसाइट वगैरह वो होते हैं 10-10 टेस्ट, 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन पर डे के देते थे। तो स्टार्टिंग के 2 महीने इतने लगाए हैं, लास्ट के 2 अटेम्प्ट में कम लगाए हैं, लेकिन फर्स्ट के 2 अटेम्प्ट में बहुत टेस्ट लगाए हैं मैंने। तो उसे क्या है, टेस्ट लगाओ फिर पढ़ो, पढ़ो टेस्ट लगाओ, थोड़ा गैप में। पॉलिटी पढ़ रहे हैं आज, 4 दिन बाद पॉलिटी का टेस्ट लगाना, 4 दिन बाद पॉलिटी का टेस्ट लगाया तो फिर पॉलिटी के बाद 10 दिन बाद पढ़ोगे, तो वो टॉपिक दोबारा रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो ऐसे आपको बनाना है, टेस्ट का यूज लेना है आपको। So, very last 2-3 questions you can ask, then we'll conclude the session. Sneha, you are asking. सर डिस्कनेक्ट हो गई थी इंटरनेट इशू की वजह से। सर मुझे पूछना था कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो सर फिर मैं अपनी आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करूँ करना? I think आंसर राइटिंग अभी आपने स्टार्ट की है तो अभी मत कीजिए, अभी तो कंटेंट बन रही है। उसके बाद में आपको अभी कंटेंट आपको लग रहा है कुछ लिख पा रही है तो 1-2 आंसर लिख सकते हैं, मतलब 2-3 दिन में एक आंसर लिख लीजिए, या फिर किसी टॉपर, जैसे 2000 लास्ट ईयर के टॉपर की कोई आंसर लीजिए कॉपी, उसका एक क्वेश्चन लेके उसका आंसर अपने वर्ड्स में लिखिए, फिर देखिए उसने कैसे लिखा है। तो ये डेली भी नहीं करना है, जैसे कि आपने पॉलिटी पढ़ी है, 2 पॉलिटी पढ़ी है तो 11-12 दिन पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। हाँ, बाकी जब आपका पूरी देख चुके होंगे तो उस टाइम पे आपको ज्यादा। तो जैसे बोला जाता है कि लक्ष्मीकांत जो है वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए वाली है, भरपाई कब करनी है, अभी कंटेंट बनाइए। दोबारा रिपीट कीजिए। सर जैसे लक्ष्मीकांत बोला जाता है कि वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, तो सर फिर मेंस के लिए पॉलिटी कहाँ से करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए ही है। उससे आपको एक तो देखिए, आप जीएस के क्वेश्चन उठा के, जीएस 2 के मेंस के, उसकी इतनी स्टैटिक टाइप के नहीं होते, करंट अफेयर बेस्ड होते हैं थोड़े से। लेकिन करंट अफेयर बेस्ड का आप आंसर कैसे लिख पाएंगे प्रॉपर, जब आपका ये लक्ष्मीकांत पार्ट पढ़ा हुआ है। इसलिए जीएस 2 में लोग गवर्नेंस के लिए अलग से बुक्स पढ़ते हैं, मैंने नहीं पढ़ी, मैंने उन लक्ष्मीकांत पढ़े हैं और नोट्स पढ़े हैं। कैसे, एक बार नोट्स जीएस 2 के उठा के देख लीजिए आप, जो ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स है ना, उससे देखिएगा कि उन्होंने कैसे नोट्स बनाए हैं। लेकिन वो नोट्स आपको तभी समझ में आएंगे, उस नोट्स को तभी आप रिकॉल कर पाएंगे जब आपको लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी हुई है। लक्ष्मीकांत अभी इसलिए बोला, अभी लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़िए, बाकी वो बाद में पढ़ सकते हैं। ओके सर, ऐसे राइटिंग के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, मतलब ऐसे जो करना है हमें? ऐसे के लिए भी सबसे पहले वही कंटेंट की जरूरत है। अगर आपका जीएस 1, 2, 3, 4 का कंटेंट अच्छे से है तो ऐसे अच्छे से लिख पाओगे। तो अभी आप बिगनर है, अभी स्टार्ट किया आपने, तो अभी कंटेंट बनाइए। ऐसे आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं।
तो अभी ऐसे पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ऐसे का तभी करना है। और वो तब ना कि आप जो अभी भी छोड़ रहे हैं चीजें, उनको आपको काम तो करना है लेकिन ज्यादा काम करना है प्रीलिम्स के बाद में। अगर ऐसे अभी छोड़ रहे हैं तो प्रीलिम्स के बाद में जो होता है ना वीकली कैसे लिखना है, वो लिखना ही लिखना है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन था सर, सर इकोनॉमिक्स के लिए क्या सोर्स फॉलो किया था आपने? और सर 5 डॉन्ट्स फॉर बिगिनर्स। अरे इकोनॉमी के लिए तो मैंने वही किया था कि जो अपने थोड़े नोट्स बना रखे थे, मैंने नोट्स पढ़े थे, और जो भी टेस्ट सीरीज चीज आती थी, जैसे अभी होता है ना गूगल का, वहां मैं प्रॉपर यूज करता था। जो भी इकोनॉमी में कुछ चीज समझ में नहीं आई, जो अपने नोट्स बना रखे हैं, टेस्ट सीरीज में आया मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उसको गूगल करना, बस जो भी गूगल करना उसके आगे यूपीएससी जरूर लिख देना, उसके बाद यूपीएससी से रिलेटेड चीजें ही आती है सर्च में, उसको फिर अपने नोट्स में अपडेट करना। गाइस लास्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर बस एक था सर। अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ भी पा रहा हो तो एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उस पर ऐड कर लेना, वहां पे पूछ सकते हो तुम क्वेश्चन। अभी आपने को लिंक भेज रहा है, शेयर विद ऑल। हाँ, पॉलिटी के लिए सर अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दूंगा, तो उसमें तो ठीक है क्या सर? पॉलिटी के लिए गवर्नेंस का पार्ट आपने कहाँ से किया सर? लक्ष्मीकांत थे ना उसके लिए? एनएफ तो नहीं है, लेकिन एनएफ उसमें बेसिक्स बन जाएंगे। उसके बाद गवर्नेंस के पार्ट आप करंट अफेयर से भी कर सकते हो, या फिर आप विजन का जो मॉड्यूल होता है ना, छोटा वाला मॉड्यूल, वो पढ़ सकते हो। तो और उसके अलावा मैं बोला ना कि वो ऋषिकेश रेड्डी के सर के नोट्स देख लेना एक बार, उसमें वो अच्छे से नोट्स बना रखा है। ओके सर। हाँ, Zoom user, you can ask your question, last question if you want to ask. So Rajesh, I think we must conclude this session now. सर 5 डोंट्स फॉर बिगिनर्स, सर क्या बिगिनर्स को नहीं करना चाहिए, ये लास्ट क्वेश्चन। अरे ये रिवीजन करने पे मुझे बहुत दिक्कत आता है सर। सर रिवीजन करने में मुझे बहुत ऐसा करना, आप टेलीग्राम चैनल पे पूछते ना, वहां बता दूंगा। ऐसे तो मैं 5 पॉइंट सर वैसे शॉर्ट याद करने पड़ेंगे ना, क्या अभी क्या आप करते रहो प्रिपरेशन, एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, उसके बाद खुद आइडिया हो जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो भी जो बिगिनर्स है वो पढ़ते रहो, जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है, और जितने भी इंटरेक्शन वगैरह कोई टॉपर्स की सुनते रहो। और रिगार्डिंग कोई मेंस की आंसर राइटिंग है तो उसमें टॉपर्स की कॉपीज देख सकते हो कि स्ट्रक्चरिंग कैसे कर रखी है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया होता है। अभी कुछ पढ़ना नहीं है, जब तक आप बेसिक बुक्स ही नहीं पढ़ रहे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है मेंस पे जाने में। ऑल्सो गाइस, आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट, लाइक 29 से फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। So tomorrow we have another session with Devyansh Singh, all India rank 49. So hopefully 29 पे सारे सेशन कंक्लूड हो जाए। So अगर कोई भी डाउट आपको बचता है तो you can ask to him. And also Rajesh, thank you so much for providing your valuable time. Thank you for inviting me. So I am ending this meeting. Thank you sir. Also a recorded video will be provided to all so that you can revisit your doubt. Okay, bye bye. थैंक यू सर, योर टेलीग्राम लिंक सर, बाय। हाँ मैं शेयर कर दूंगा, वो पूछ लूंगा। भाई जब भागोगे ना ऐसे दबा के और ऐसी डायरेक्शन में भागोगे जहां कोई नहीं भाग रहा और तुम जैसा भाग नहीं पा रहा क्योंकि देख के डर रहे हैं कि यार ऐसा भागूंगा तो गिर जाऊंगा, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, तब ऐसी सक्सेस मिलेगी जितना वो लोग पूरे लाइफ में नहीं। आपको पता चलेगा आप 3 साल में